तो एक सिंपल फंक्शन लेते हैं लाइक शो नाम से, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a, b और उसके बाद मैंने लगाया स्लैश, तो इसका मतलब है या a, स्लैश, तो स्लैश से पहले जितने पैरामीटर होंगे वो सारे पोजिशनल ओनली होंगे। उसके बाद मैंने लगाया मान लीजिए यहाँ पर b, उसके बाद एस्ट्रिक और यहाँ पर कर दिया c। हेलो हाँ जी बोलिए। जी सर, रिकॉर्डिंग परमिशन। नाम बताइए सर अपना। जी मोनिश। मुझे भी दिया सर, राजीव। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कराया a, b, c के लिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो a है ये हमारा पोजिशनल ओनली पैरामीटर है, b हमारा ऑर्डिनरी पैरामीटर है और c हमारा कीवर्ड ओनली पैरामीटर। तो यहाँ पर तीनों तरह के पैरामीटर मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ शो के लिए, तो ये कर दिया 10 और यहाँ कर दिया 20 और यहाँ लिखना ही होगा c इक्वल टू जो भी लिखना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं 10 और b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जो a है वो पोजिशनल ओनली पैरामीटर है और जो b है वो पोजिशनल और कीवर्ड पैरामीटर है, दोनों तरह से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। और जो c है वो सिर्फ कीवर्ड ओनली पैरामीटर। तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आगे चलते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि वो हमारा 0 to n पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करे, 0 to n पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करे, क्योंकि देखो ऐसा पाइथन में आप बना पाए ये पॉसिबल नहीं है कि आपने एक शो फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारा एक पैरामीटर है, फिर आप एक शो फंक्शन और बनाने की बात कह रहे हैं जिसमें आपके दो पैरामीटर्स होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एट ए टाइम सबसे अपडेटेड वाला ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। फिर आप शो फंक्शन बनाए जिसमें तीन पैरामीटर, तो ये तीनों एक साथ चलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है उसका नाम है वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर। वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर कैसे यूज होते हैं और इंटरनली उस पर काम कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो जब भी किसी भी पैरामीटर से पहले, जो भी आपने पैरामीटर बनाए हैं उन पैरामीटर से पहले अगर आप प्रीफिक्स में एस्ट्रिक लगाते हैं, प्रीफिक्स में ध्यान रखेंगे एस्ट्रिक को एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं बनाने की बात हो रही है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है कि a कीवर्ड ओनली पैरामीटर हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रीफिक्स के साथ एस्ट्रिक को लिखता हूं तो इसका मतलब हो गया कि जो a है ये मेरा a इज वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर है। और जब हम वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर बनाते हैं तो इसका मतलब है इट कैन एक्सेप्ट 0 to n आर्गुमेंट्स, इट में एक्सेप्ट 0 to n आर्गुमेंट्स ऑफ एनी टाइप। तो टाइप का तो कॉन्सेप्ट पाइथन में है नहीं ज्यादा हमारे लिए, तो इतना ही काफी होगा, 0 to n आर्गुमेंट्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस शो फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये परफेक्ट है, यानी कि ये वाली कॉल इस वाले फंक्शन के लिए परफेक्ट है, मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, ठीक। उसके बाद अगर मैं शो फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास करूंगा तो एज द नेम इंडिकेट कि ये पोजिशनल पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
यानी कि जब आप इसको वैल्यू पास करेंगे तो सिर्फ पोजीशन के थ्रू ही पास कर सकते हैं, आप नाम लेके पास नहीं करेंगे कीवर्ड की तरह। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई पोजीशन की वैल्यू लिख दीजिए, आप लिख दिया मान लीजिए 10। लेकिन अब ये बताओ सर ये किस पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगी, तो उससे पहले इस वर्ड को समझिए वेर। तो यहाँ वेर का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब जो फिक्स ना रहे कि कितने पोजिशनल पैरामीटर है, फिक्स नहीं है, कॉल करने वाले पे डिपेंड करेगा उसने कितने आर्गुमेंट पास किए। अगर उसने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करा है तो ये 0 पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसने एक आर्गुमेंट पास किया है तो ये 1 पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर उसने 2 आर्गुमेंट पास करे हैं तो ये 2 पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कॉल करने वाले ने मान लीजिए 3 आर्गुमेंट पास करे हैं तो ये कॉन्सेप्ट 3 हमारे पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल, है ना। कितने पोजिशनल पैरामीटर हैं, वेरिएबल। लेकिन इंटरनली ये काम कैसे करेगा, मुझे इसके अंदर अगर आप कहते हैं कि 3 वैल्यूज आई हुई हैं, अगर इस वाली कॉल को फोकस करें तो इस वाले वेरिएबल में जो पैरामीटर है इसमें 3 वैल्यू हैं, इनको निकालेंगे कैसे, तो इंटरनली टपल के थ्रू ये इंप्लीमेंट होता है। यानी कि जब मैं शो फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो ये तीनों वैल्यू पहले एक टपल में रखी है, हमें नहीं करना, ये बिहाइंड द सीन ऐसा होगा, और वो जो टपल है वो टपल फिर इस ए को जाकर मिल जाती है। अगर हर बार इस ए को एक टपल मिल रही है तो टपल में तो 0 से n वैल्यूज आ ही जाती हैं। तो जब भी हम वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करते हैं तो वो सारी वैल्यूज टपल में रखकर दी जाती है, तो अभी भी इसको सिंगल ही मिल रहा है, डेट इज टपल। तो आपको नहीं करना है, अगर आप करेंगे फिर भी वो एक टपल एक और टपल में चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ए को प्रिंट होता देखूंगा तो आप देखेंगे इसका, ये देखो, तो पहली बार में क्या बना, एम्प्टी टपल, क्योंकि आपने कुछ भी पास नहीं करा था। अगली बार में एक आर्गुमेंट आपने पास करा है तो जो इंटरनली टपल बनी उसमें एक आर्गुमेंट आ गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ये लिखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर बन जाता है। ठीक है, तो अब यही चीज जो आप C++ जावा में करते थे तो कुछ लोग इसको ओवरलोडिंग कहते थे। तो अब कोई आपसे पूछता है कि क्या पाइथन में ओवरलोडिंग होती है या नहीं होती है, तो आप इस डिबेट में ना पढ़कर आप उससे ये बोलिए कि आप जो ओवरलोडिंग के थ्रू जो अचीव करना चाहते थे वो पाइथन में हो जाता है। अचीव क्या करना है कि एक फंक्शन को अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए या अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स के लिए हम यूज करें तो कर पाए, वो हम कर पा रहे हैं, लेकिन कैसे कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो C++ और जावा ने अलग दिया है और पाइथन ने ये इम्प्लीमेंटेशन अलग दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर एक अल्टरनेट वे है ओवरलोडिंग का, वैसा नहीं है जैसा आपने कभी C++ और जावा में ओवरलोडिंग को देखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या होगा उस सिचुएशन में जब मैं इसमें एक ऑर्डिनरी पैरामीटर दे दूं, ऐसे कर दूं, तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं सिर्फ इतना लेकर चलूं, मान लीजिए ये लेकर चलूं, तो ये तीनों वैल्यू किसको मिलेंगी, ये तो अगर इसमें जाएंगी तो टपल बनकर चली जाएंगी, और टपल तीनों वैल्यू को हमारा एक्सेप्ट कर सकता है, तो बी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर, है ना। देखते हैं क्या आ गई है। ठीक है, तो अब अगर आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि बी को 30 मिलेगी, बाकी जितनी भी ये पोजीशन है हमारे, है ना, ये हमारे कहाँ जाएंगी इसके लिए। तो अगर मैं ए को प्रिंट कराऊं और साथ में बी प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो इस तरह से आप वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर के अलावा अगर अदर पैरामीटर यूज करते हैं तो आप उसको कीवर्ड के थ्रू वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर आप मान लीजिए यहां पर भी एस्ट्रिक बी लगा दें, तो अब बताइए कि कैसे ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ए बी वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर है
और बी भी वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर है। ये भी 0 से n वैल्यूज रिसीव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टपल, और ये भी 0 to n वैल्यूज रिसीव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो अब सर बी एम्प्टी टपल हो जाएगा, ए में पूरी वैल्यू आ जाएंगी। तो देखते हैं पाइथन के अकॉर्डिंग क्या है। मुझे तो लग रहा है एरर आ जानी चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं होगा कि एक फंक्शन में दो वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर, मुझे लगता नहीं। देखते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि एक फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर नहीं हो सकते, एक ही वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो एक से ज्यादा करने पर हमारी एरर आ जाएगी। ऑर्डनरी करेंगे तो फिर अब इसकी वैल्यू कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू दी जा सकती है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। सर हम b इक्वल टू 20 कर दे तो 10 और 30 a में चले जाएंगे। इस वाले केस में अगर मैं यहाँ लिख दूं, इसी वाले केस में, हाँ, मान लीजिए मैं लिख दिया कि b इक्वल टू 20, ठीक है। अगर इस पॉइंट को देखिए, ये है हमारा पोजीशनल पैरामीटर, ये है कीवर्ड वाला, और ये फिर से पोजीशन वाला। तो शायद लास्ट क्लास में एक छोटा सा रूल भी हमने पढ़ा था कि जब हम पोजीशन और कीवर्ड आर्गुमेंट एक साथ यूज करते हैं तो पहले कौन आना चाहिए और पहले कौन नहीं आना चाहिए, उसका रूल था कोई। पोजिशनल के बाद कीवर्ड आता है। पोजीशन आते हैं, उसके बाद कीवर्ड आते हैं, यानी कीवर्ड के बाद कीवर्ड आ सकता है लेकिन पोजीशन नहीं आता, ऐसा हमने पढ़ा था। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे फिर, यानी कि पहले सारे पोजीशन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा कीवर्ड वाला चलेगा। अब अगर मैं यहां लिखूंगा b इक्वल टू 30 तो ये सही चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें एक यूज केस और बनता है। अगर मैं यहां पर खुद ही टपल पास कर दूं, क्योंकि आप जान गए कि बिहाइंड द सीन एक टपल जाएगी, मैंने खुद ही टपल बनाकर पास कर दिया, तो ये सही होगा, गलत होगा, या चलेगा? चलेगा तो फिर ए में क्या आएगा? चलेगा सर, टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर टपल, यानी कि जो और ए टपल है, बन जाएगा। वो एक टपल रिसीव करेगा जिसमें एक ही वैल्यू होगी, वो वैल्यू अपने नाम में एक टपल होगी, है ना? सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, और अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे करके 40 50 और ये 60 70, तो अब ए को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे सर, 4 हो गए सर ना, एक तो एलिमेंट एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये सर 4। ठीक है, क्या होंगे सर? एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये, एक ये और एक ये। अब इसको थोड़ा सा हम मीनिंगफुल कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो अभी तक क्या है, हम ये जान पाए कि हाँ भाई वेरिएबल पोजिशनल पैरामीटर होते हैं जो 0 to n किसी भी टाइप के आर्गुमेंट को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम किसी लॉजिकली कोड में अगर देखना चाहते हैं तो किस तरह के कोड में इसको हम देख सकते हैं, वो देखो। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ मार्क्स मिले हुए हैं और ये फंक्शन क्या करता है, एवरेज मार्क्स निकालने वाला काम करता है। मान लीजिए एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम आपने एबीजे कर दिया। अब इस फंक्शन का काम है, जो आप यहाँ लॉजिक लिखना चाहते हैं वो लॉजिक ये लिखना चाहते हैं कि जो भी मार्क्स आएंगे उनका एवरेज निकालेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हो। ये पहले से नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मेरे पास कुछ मार्क्स होंगे, कितने सब्जेक्ट के ये मुझे भी नहीं पता। आप एक ऐसा फंक्शन बना दीजिए जो आपके मार्क्स का एवरेज मार्क्स निकाल दे।
कैसे निकाल पाएंगे जब तक आपको यही नहीं पता कितने सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं ऑर्डिनरी अप्रोच से बनाऊंगा, मान लीजिए टॉपिक होता ही नहीं, तो मैं आपसे पूछता बताओ कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो आप बोलते 3, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर M1, M2, M3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम इन तीनों का सम करेंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। लेकिन ये फंक्शन अगर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए उनका एवरेज नहीं निकाल पाएगा, अगर 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए तो एवरेज नहीं निकाल पाएगा। अब देखो जो हमने सीखा है उससे अगर हम करेंगे तो कितनी आसानी से ये सब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक एम कर दिया। अब मुझे भी नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर होंगे। अब अगर ये एम एक टपल है तो अब सोचिए किसी भी टपल के अंदर अगर कुछ वैल्यूज आई हैं, अगर मुझे उनका सम करना है तो हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, सम। पाइथन के अंदर सम नाम का एक रेडीमेड फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी लिस्ट किसी भी टपल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम कर देता है। तो मैंने यहाँ कर दिया सम ऑफ एम। उसके बाद इसको डिवाइड करना है कितने से, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब m हम जानते हैं बिहाइंड द सीन एक टपल बनकर बिहेव करेगा, और किसी भी टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं लेन फंक्शन से हम निकाल सकते हैं, लेन ऑफ m। ये मेरा एक जनरल लॉजिक हो गया। ये लॉजिक क्या करेगा, ये लॉजिक इसमें आए हुए जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाल देगा। देखते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, एवीजी फंक्शन कॉल करा और यहाँ लिखा मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए 10, 8 और 9। तो अब मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो अगर मैनुअली निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 18, 27 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 9 एवरेज आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एवीजे फंक्शन में लिखता हूँ 10, 20, 15, 14, 12। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो आप मैनुअली देख लो और बाकी प्रोग्राम तैयार बैठा है। तो ऐसी ढेरों सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर हम इस तरह की प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि अगर ये टॉपिक नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल था। फिर आपको मैनुअली यहाँ पर कॉल करने वाले से यहाँ पर टपल या लिस्ट पास करानी होती। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। चलो अब आगे चलते हैं और लास्ट टाइप का जो पैरामीटर है उसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट टाइप का अगेन काफी पावरफुल पैरामीटर है। आगे चलकर आप जब डेटा साइंस एमएल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा यूज उस पैरामीटर का देखा गया है, बहुत ज्यादा यूज देखा गया है। देखते हैं सिंपल फंक्शन से बनाते हैं। जब आप किसी पैरामीटर के नाम के पहले डबल एस्ट्रिक लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कीवर्ड वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर। डबल एस्ट्रिक मान लो ये करते हैं। तो इससे पहले वेरिएबल तो ये शब्द था ही हमारे पास, लेकिन इसके आगे लिखते थे पोजीशनल। इसका मतलब है कि कॉल करने वाले को पोजीशन का यूज करके ही पास करना है। लेकिन इस बार यहां पर क्या लिखेंगे, वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर्स, वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर्स। तो ये क्या करेगा, 0 to n कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। 0 to n कीवर्ड आर्गुमेंट्स प्रिंट कर दिया एक। तो पहले सीखते, मान लीजिए शो फंक्शन मैंने कॉल किया, और जब ये शो फंक्शन यहाँ पर मैंने कॉल किया तो यहाँ पर अब मुझे जो भी वैल्यू पास करनी है वो कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू ही करनी है, पोजीशनल के थ्रू नहीं करनी। तो अब कीवर्ड आर्गुमेंट में तो पैरामीटर का नाम कीवर्ड होता है, तो यहाँ पर तो एक ही नाम है ए, और आप वेरिएबल पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो दूसरे तीसरे कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर आपका मन, आप जो भी पैरामीटर का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आपका मन जो दे, आई जे के एक्स वाई। मान लो मैंने दे दिया x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अब अगली बात
मैंने शो फंक्शन कॉल किया और यहाँ लिख दिया मान लो रोल नंबर इक्वल टू 101, नेम इक्वल टू सोनू, और तीसरी बार जब कॉल किया तो मान लीजिए मैं ले दिया यहाँ पर सैलरी इक्वल टू 10,000, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 105, डिपार्टमेंट इक्वल टू पाइथन। आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, कितने होंगे, नहीं भी लिखेंगे शो फंक्शन में तब भी चलेगा। तो मैंने अगर मान लीजिए शो फंक्शन में कुछ भी नहीं लिखा तब भी ये वैलिड है। बट अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इंटरनली ये जो वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर्स होते हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, तो उसके लिए पाइथन यूज करता है डिक्शनरी। तो मान लीजिए मैं इस वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करूं, इस वाली कॉल पर सबसे पहले क्या करा जाएगा, एक डिक्शनरी को बनाया जाएगा। उस डिक्शनरी में की वैल्यू रखने होंगे। अब तो जो आपने यहाँ पर नाम दिया है कीवर्ड आर्गुमेंट का, उसको बना देंगे की, ये बन गया की, और जो इसकी वैल्यू थी वही इस डिक्शनरी में इस की वैल्यू बन जाएगी, कॉमा, ये बन जाएगा दूसरा की, कॉलम, ये बन गई इसकी वैल्यू सोनू। अब ये जो डिक्शनरी बनी, ये डिक्शनरी यहां पर हमारी रिसीव होती है। तो डिक्शनरी में हमारा वेरिएबल कीवर्ड जो हमारे पैरामीटर हैं ये रिसीव होंगे। इसी तरह से एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी, इस बार डिक्शनरी बनेगी जिसमें एक्स वाई होंगे एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, किस तरह की सिचुएशन में होता है, कॉन्फ़िगरेशन किसी फंक्शन में अगर मुझे पास करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन को पास करने के लिए इस तरह के कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल से अगर समझाने की कोशिश करूं तो आगे चल के आपको ये सब मिलेगा, और किस तरह की सिचुएशन मिलेगा वो भी देख लेते हैं, जहां पर आपको कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि एक फंक्शन बनाया गया है और इस फंक्शन में मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम कर दिया मान लीजिए GUI। ये फंक्शन जब चलेगा तो एक बढ़िया सा GUI बनकर आएगा, लेकिन अब आपको ये बताना है उस GUI का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसमें हेडर इमेज क्या होगी, उसमें फूटर कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको पास करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के फंक्शन को बनाया गया है पाइथन में, तो प्रोग्रामर को फ्री कर दिया गया कि प्रोग्रामर जब आप कॉल करेंगे तो आप यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो आप बता दो बैकग्राउंड ये है, ठीक है। इसके बाद बता दो हेडर, कि हेडर का जो कलर होगा वो ये रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉट 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 डॉट। तो जब ये सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो GUI के लिए चाहिए होती है हमें रिसीव करनी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो कोई यहाँ पर फॉन्ट लिखेगा कि भाई फॉन्ट को क्या रखना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, कोई बोलेगा हमें लिखने की जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वही आने दो। तो जब ये फंक्शन बनाया जाएगा तो मैं यहाँ कैसे रिसीव करूँ, हो सकता है कोई बैकग्राउंड कलर देना ही ना चाह रहा हो तो वो नहीं भी देगा। अब क्या करें, यहाँ पर फिर क्या करा गया, डबल एस्ट्रिक लिख दो CFG, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी नाम दे दो आप इसका, मैं अभी CFG दे रहा हूँ। तो अब अगर कॉल करने वाला ये लिखेगा तो ये यहाँ पहुंच गया, नहीं लिखेगा तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरनली डिक्शनरी बनेगी हमारी। ठीक है, अगर ये लिख दिया है तो वो यहाँ पर पहुंचा होगा डिक्शनरी के अंदर, नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा बार आप सेंस को फोकस करिए, ज्यादा बार आप जो वेरिएबल कीवर्ड्स आर्गुमेंट देखेंगे वो इस तरह की सिचुएशन में देख रहे होंगे जहां पर एक फंक्शन को बहुत सारा काम करना है, और वो बहुत सारा काम करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कस्टमाइजेशन कैसे करें। बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो जो होता है वो होता रहेगा हमारा।
तो उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं ये लोग, कीवर्ड आर्गुमेंट पर ज्यादा हेवीली फोकस करते हैं। तो आगे चलकर आप मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स में देखेंगे ये चीजें बहुत पास करेंगे। इवन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी टीके इंटर पाइथन में, तो वहां पर आप इस तरह की चीजें बहुत देखेंगे। जब आप कोई विंडो वगैरह बनाएंगे, बटन बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, तो वहां पर आप इसी तरह से क्या पास कर रहे होंगे, अपनी वैल्यूज को पास कर रहे हो। कॉन्सेप्ट हो जाता है वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर्स। अब यहाँ पर फिर से क्या हम इसमें एक से ज्यादा दे सकते हैं? तो अगर एक से ज्यादा देंगे तो फिर वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? यहाँ पर मैंने दे दिया मान लीजिए ए कॉमा डबल एस्ट्रिक बी, तो ये सही होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, ये नहीं चलेगा। अब क्या ये सही होगा? ये चलना चाहिए या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? पहला वाला हो गया हमारा वेरिएबल कीवर्ड पैरामीटर्स, दूसरा वाला हो गया पोजीशनल वाला पैरामीटर, वेरिएबल पोजीशनल पैरामीटर। चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना तो चाहिए, चलना क्योंकि चाहिए। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। सर चल जाएगा। तो देखते बी को भी तो करेंगे प्रिंट। टेक्स्ट बता रहा है नहीं, प्रिंट करे ना करो तो ये मना कर रहा है भाई, ये वाला और ये अगर आप चलाओगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो शायद एक्सेप्ट करेगा। तो अब जब आप इसे रन कराएंगे तब आपको इसका नाम मान लो शो ही कर दिया मैंने, कोई जीरो ही नहीं। तो सर इसमें भी वही कांसेप्ट सर ऑर्डर चेंज करने पे कैसे हो रहा है? पोजीशनल वाला ही वो चल रहा है ना, पोजीशनल फॉलोज कीवर्ड। हाँ वही वाला रूल वही चल रहा है इसीलिए, ठीक है। क्योंकि जो कीवर्ड वाले वो लास्ट में होने चाहिए, और जब ये वाले हम पास करेंगे तो हमेशा कीवर्ड से ही पास कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये चल गया, इससे पहले वाला नहीं चला। सही। तो 10 20 30। अब उसके बाद जब आप लिखोगे तो आपकी मजबूरी है कि जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट से लिखोगे वो सब इसका पार्ट बनेंगे, इसका बन नहीं सकते कभी, इसीलिए ये फॉर्मेट चल रहा है। तो मान लीजिए हाँ सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये अगर ऑर्डर चेंज करेंगे सर कैसे रन हो रहा है ये? अभी कर देते हैं। अभी आप देखो इस बार रन हो जाए, फिर मैं लिखता हूँ, फिर आप अपने आप कहोगे हाँ सर सही है। ठीक है। अब जो पहले वाला ऑर्डर था वो लिखता हूँ और मैं रन नहीं कराऊंगा, है ना, सिर्फ लॉजिकली आपसे पूछूंगा ये मैंने ऐसे कर दिया और ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आप बस मुझे बताओ कि अगर मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, इसको कॉल करते समय वैल्यू बताओ कैसे दोगे? इसको वैल्यू कैसे मिलेगी? कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू मिलेगी। x = 10, y = 20, z = 30। और ये कौन है? वेरिएबल पोजीशनल। तो इसको वैल्यू कैसे मिलेगी? हमेशा पोजीशन के थ्रू मिलेगी। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखना लीगल मानता हूँ, सही मानता हूँ, तो फिर कॉल ऐसे होगी। अब जब कॉल ऐसे होगी तो कोई जो रूल अब तक हमने पढ़ा था कोई रूल तो ब्रेक नहीं हो गया? हो गया सर, पोजीशनल पहले रहता है, कीवर्ड बाद में गलत हो गया, इसीलिए ये गलत। आई होप समझ में आ गया आपको कि क्यों ऑर्डर चेंज करने पर चल गया था पहले, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पाइथन के अंदर 5 तरह के पैरामीटर्स, 3 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। काफी अच्छा जो चैप्टर है फंक्शन का पाइथन के अंदर है। अब अगर आप में से C++ बैकग्राउंड का कोई भी है तो उसके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 8 तरह की चीजें हमने पढ़ जरूर ली, बट सी अगर हम पढ़ते तो हमको सिर्फ ये बताया जाता कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस, ये वाला सब यहाँ पर यूज होता है नहीं होता है? तो बड़ा ध्यान से समझिए, पाइथन बाय डिफॉल्ट हर चीज रेफरेंस ही तो है, वैल्यू तो है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ x = 10, तो क्या x के पास 10 है? नहीं, x के पास क्या है? 10 का रेफरेंस है। तो पाइथन में कॉल बाय वैल्यू का तो मतलब ही नहीं है। वैल्यू तो पाइथन में वेरिएबल के पास कभी होती ही नहीं है, हमेशा क्या होता है उसका? रेफरेंस ही तो होता है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जितने भी आपने 8 तरह
के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब में अगर आप सोचें कि कॉल बाय वैल्यू गया या कॉल बाय रेफरेंस गया, तो सब कॉल बाय रेफरेंस वाली टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि एड्रेस पास होते हैं, कहीं हमारा कोई वैल्यू पास नहीं है, तो उसको अलग से पढ़ने की पाइथन में जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम डे वन पाइथन हमेशा रेफरेंस पे ही काम करता है। चलो अब फंक्शन की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, और उस इम्पॉर्टेंट टर्म को सीखने के लिए अगेन एक एग्जाम्पल से मुझे आपको समझाना होगा। मान के चलते हैं कि आपने जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो बैंक का डेबिट कार्ड है, ये बैंक का सर्वर है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है ट्रांजैक्शन करने वाला, और हम मान के चल रहे हैं ये पाइथन में लिखा हुआ है। ये एज आर्गुमेंट आपसे टू आर्गुमेंट, फ्रॉम आर्गुमेंट, पिन नंबर, अमाउंट, अदर स्टफ पूछेगा, और यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंट कर देगा ट्रांजैक्शन का। ये पेटीएम की ऐप है या कोई भी क्लाइंट प्रोग्राम है जो ट्रांजैक्शन करवाना चाहता है। देखो ये प्रोग्राम यूजर से डिटेल तो लेगा कार्ड नंबर की, बट एक्चुअल लॉजिक पेटीएम के पास नहीं है, एक्चुअल लॉजिक तो बैंक ने अपने सर्वर पे लिखा हुआ है। तो यूजर से डिटेल लेकर पेटीएम अपने अंदर से इस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, और वो सारी डिटेल जो अभी आपने बताई थी उसको इस फॉर्मेट के अंदर जो भी था उसमें रखकर पास कर देता है। अब इस फंक्शन ने क्या करा, ट्रांजैक्शन कर दी। अब ध्यान समझना, पॉइंट की बात आ रही है। इस फंक्शन ने ट्रांजैक्शन कर दी, डेटाबेस में जो चेंजेस होने थे आपके अकॉर्डिंग वो हो गए, लेकिन इसने गलती क्या करी, इसने यहाँ पर ही प्रिंट लगा दिया, और प्रिंट करके प्रिंट कर दिया अपडेटेड बैलेंस इज दिस एंड योर ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस। लेकिन बेचारा जो पेटीएम ऐप थी वो इंतजार कर रही है रेस्पॉन्स इसको मिलेगा। इस फंक्शन ने क्या करा, रेस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया, जबकि वो रेस्पॉन्स कहाँ जाना था, पेटीएम ऐप को जाना था। फिर पेटीएम ऐप उसे बढ़िया सा जीयूआई में रखकर क्लाइंट को दिखाती कि ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस, अपडेटेड बैलेंस इज दिस। तो अब ये फंक्शन में जो कमी है वो ये है कि ये रिजल्ट को प्रिंट क्यों करा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पर यूजर हो, यूजर कहीं और हो सकता है देखने वाला। तो हमें यहाँ पर ना प्रिंट नहीं कराना है, हमें रिजल्ट को जो फंक्शन से जनरेट हुआ होगा, जो भी रिजल्ट बना है, जो भी स्टेटस अपडेट हुआ है हमारा, वो वापस करो। किसको वापस करो, जिसने कॉल करा फंक्शन उसको वापस कर दो कि हाँ भाई आपके फंक्शन कॉल से ये काम हुआ और ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, तो आप प्रिंट ना करा के कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिटर्न कराने का। तो कोई भी फंक्शन जो भी अपने अंदर रिजल्ट जनरेट करता है, अगर वो प्रिंट ना कराकर रिटर्न करता है तो ये रिकमेंडेड वे माना जाता है, क्योंकि जिसने फंक्शन कॉल किया वो जाने क्या करेगा रिजल्ट का। हमारा काम है लॉजिक को इंप्लीमेंट करना, तो जो फंक्शन है वो सिर्फ लॉजिक को फोकस करेगा। जो पैरामीटर्स हैं ये इनपुट का काम करते हैं, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये फंक्शन से आउटपुट वाला काम करता है। मेरे फंक्शन को कभी भी इनपुट यूजर से नहीं लेना चाहिए, कभी भी प्रिंट फंक्शन से प्रिंट नहीं कराना चाहिए। क्या पता जिसने इस फंक्शन को कॉल में सेव करे, हो सकता है वो यूजर को बढ़िया सा जीयूआई रख के दे। तो हमें अब सीखना होगा दैट इज रिटर्न ऑफ ए फंक्शन। तो अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम भाई शो ही कर दिया अभी, तो ये फंक्शन अपने अंदर से जो भी लॉजिक लिखकर बैठा है उस लॉजिक को वो क्या करता है, वापस करे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने करा, मान लो ऐड नाम से बना देते हैं, और इसमें 2 पैरामीटर दे दिए, और मैंने कर दिया z इक्वल टू x प्लस वाई। अब हम इससे कह रहे हैं प्रिंट मत करिए, जो आपको कॉल करेगा उसको रिजल्ट दे दीजिए, अब वो जाने कैसे रिजल्ट को यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न, और जो भी रिजल्ट इस फंक्शन ने बनाया है उस रिजल्ट को यहाँ पर लिख दें। तो रिटर्न एक कीवर्ड है जिसके आगे हम एक वैल्यू भी लिख सकते हैं, एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं, और एक एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। तो रिटर्न के आगे वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। हमने ये फंक्शन कॉल करा, x और y की 2 वैल्यू पास करी, लाइक 10, 20। ये 10 चला गया x में, 20 चला गया y में, z में इनका सम आ गया,
अब रिटर्न आया जेड, अब रिटर्न हो गया, कहाँ गया हमें नहीं पता, हमने जब इसको रन कराया तो नजर कुछ नहीं आया। तो बिहाइंड द सीन ये जो वैल्यू रिटर्न होती है ये उस स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रिसीव करनी होती है जहां से फंक्शन कॉल किया गया है। फिर सुनिए, ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ये वैल्यू उस स्टेटमेंट को रिसीव करनी होती है जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया, ये फंक्शन कॉल किया गया है। अब जो वैल्यू आ रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट लगाकर आपको रिसीव करनी चाहिए। नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन फिर रिटर्न वैल्यू का आप यूज कैसे करेंगे? तो आपको अगर रिटर्न वैल्यू जो फंक्शन से आई है उसको आगे के कोड में यूज करना है तो आप उसे एक वेरिएबल में रिसीव करेंगे। अब वो वेरिएबल का नाम आप जेड रखेंगे, आई रखेंगे, एक्स रखेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसका नाम मैंने आर कर दिया, आर मतलब रिजल्ट। तो ये जो आर वेरिएबल है इसमें वही वैल्यू आएगी जो ऐड फंक्शन ने रिटर्न करी है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट करूँ, इसको किसी फाइल में सेव करना चाहूँ तो फाइल में सेव करूँ, इसको डेटाबेस में रखना चाहूँ तो डेटाबेस में रखूँ, जैसे मैं चाहूंगा वैसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी हम सिर्फ प्रिंट ही करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर आपसे ऐसा फंक्शन बनाने को कहा जाए जो एक से ज्यादा ऑपरेशन करेगा, मान लो मैंने इसका नाम कर दिया अर्थमेटिक, तो ये इन दोनों नंबर पे मान लीजिए इनका सम भी करेगा। ए वेरिएबल में इनका सम आ गया, बी वेरिएबल में इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया, और सी वेरिएबल में मान लीजिए इनका डिवीजन आ गया। अब क्या ये फंक्शन इन तीनों रिटर्न को लगा सकता है? रिटर्न ए, रिटर्न बी, सी, और जब हम कॉल करें यहां से तो फिर यहां पर हमें क्या मिलेगा? मान लो ये 10 कर दिया, ये 5 कर दिया, तो x में 10 आ गया, y में 5 आ गया, समझ में आ गया। लेकिन r में कौन सा रिजल्ट आएगा? a वाला, b वाला, c वाला या सबसे लास्ट वाला? तो रूल क्या कहता है? फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। फिर सुनिए, फंक्शन के अंदर अगर कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मींस रिटर्न स्टेटमेंट हो जाने के बाद अब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो नहीं चलेंगे, चाहे वो फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट हो, प्रिंट स्टेटमेंट हो, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इसी लाइन से फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब यही वैल्यू जो ए वाली है रिटर्न होगी और इस वेरिएबल में आकर प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इस रिटर्न के बाद एक प्रिंट लगा दूं, सिंपल एक हाई मैसेज प्रिंट करने का, तो ये लाइन भी नहीं चलेगी क्योंकि रिटर्न के बाद का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। एरर भी नहीं आएगी कि क्यों लिख रहे हो। कुछ लैंग्वेजेस हैं एरर देती हैं कि लिखी क्यों रहे हो जब चलना ही नहीं है। तो सी उनमें से है, जावा उनमें से है जो हमारा रिटर्न के बाद लिखे स्टेटमेंट अगर हैं तो एरर दे दे कि लिखने ही नहीं है आपने। पाइथन एरर ना देकर, तो इस तरह से फर्स्ट रिटर्न ही हमारा वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन मेरी नीड ये नहीं है, मेरी नीड तो ये है कि तीनों वैल्यू रिटर्न करा कर दिखाओ कि तीनों वैल्यू रिटर्न कैसे होंगी इस फंक्शन से। सर एक के रिटर्न में ब्रैकेट लगा के कॉमा करके ए बी के लिखते हैं तो उसके लिए पाइथन ने कहा देखो रिटर्न के आगे हमने ये नहीं कहा था कि क्या लिखोगे, हमने कहा था रिटर्न के आगे आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या रिटर्न के आगे लिस्ट लिखना गलत है? क्या रिटर्न के आगे टप्पल नहीं लिख सकते? क्या डिक्शनरी रिटर्न नहीं हो सकते? हमने कहा सब हो सकती है रिटर्न। सोचो अगर मैं रिटर्न के आगे लिस्ट लगा दूं तो क्या लिस्ट में एक साथ वैल्यू नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो रिटर्न अभी भी एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो एक कौन है? वो अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न के लिए तो वो एक ही वैल्यू हो गई। तो इस तरह से जब भी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी होंगी तो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, यही ऑप्शन हमारे पास है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है। अब सर ये जो आर है ये वेरिएबल क्या रिसीव करेगा? ये लिस्ट रिसीव करेगा।
और अगर मैं यहाँ पर टप्पल बना दूं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हमें रिटर्न क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर हाँ बोलिए सर ये नेसेसरी है कि स्ट्रक्चर ही पास करना पड़ेगा? मल्टीपल के लिए तो डेटा स्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा ना। देखो पाइथन प्रोग्रामर के बहुत फेवर में रहती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो सर मैं ऐसे लिख दूंगा तो तब भी तो चल ही जाएगा, तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि पाइथन में जब भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहीं भी लिखी होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म कर देती है, एक टपल। तो यहाँ पर जो आर है वो इन तीनों को रिसीव नहीं कर रहा है, आर एक टपल को रिसीव कर रहा है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो और चाहे तो आप ना लिखो, बाय डिफॉल्ट ये टपल बनता है। टपल जब पढ़ाई थी तो सिखाया था हमने। तो आपको लग रहा है कि मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, बट बिहाइंड द सीन तो वो डेटा स्ट्रक्चर ही है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को टपल ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम रिटर्न के आगे सारे ऑप्शंस जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं उनका यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं रिटर्न पर कुछ यूज केसेस। यहां पर मैंने क्या करा, यूज इसको समझने के लिए कोड को सिंपल रखते हैं और यहां लिख दिया प्रिंट है। क्या फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लॉजिकल स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, जो आप चाहें फंक्शन में लगा सकते हैं। तो मैंने पहले एक फंक्शन बनाया जो चलने पर हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद रिटर्न करने की बात करेगा। तो यहां से अगर मैं एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं तो ये ऐसे होगा। और मान लीजिए मैंने इसको एक्स में रिसीव कर लिया, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमारा एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आप इस x को क्या करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो अभी जस्ट मैं प्रिंट करा, हाई प्रिंट हो गया उस फंक्शन के अंदर, फिर वापस कंट्रोल आया और फिर यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, अब क्या होगा? क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब तो आज भी वही है कि x में वो वैल्यू आएगी जो इस फंक्शन ने रिटर्न कराई है। तो क्या अब ये इस तरह से कॉल करना किसी फंक्शन को सही होगा? क्योंकि फंक्शन इस बार रिटर्न नहीं कर रहा है। तो पाइथन के अंदर एक इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। आप कराएंगे रिटर्न 0 सर। देखते हैं, है ना। अगर आप कराएंगे तो जो आपने कराई है वो रिटर्न करेगा, और अगर आप नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर रिटर्न के आगे नन लिखकर चला जाए। तो जब आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन नन वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ 0 रिटर्न ना कर नन, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नन। तो इसका मतलब हर फंक्शन पाइथन में वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, या तो आप बताएंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो वो नन वैल्यू को रिटर्न करेगा। इवन अगर आपने सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दिया है, उसके आगे वैल्यू नहीं बताई, तो ये इनवैलिड नहीं है, ये भी वैलिड स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट बिना वैल्यू के जब आप लिखते हैं ऑटोमेटिकली अभी भी ये नन वैल्यू को ही रिटर्न करता है। या तो रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखें, लिखें और बिना वैल्यू के लिखें, दोनों ही केस में फंक्शन रिटर्न करेगा नन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर किसी फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न हो रही है और उसका यूज मैं जिस स्टेटमेंट पर फंक्शन कॉल किया गया है उसके बाद दोबारा कभी नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिख दिया रिटर्न 10,
ठीक है, और मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं और इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आई है उस वैल्यू को मैं बस उसी समय यूज करूंगा जिस समय इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। उसके बाद मुझे इस वैल्यू का जो रिटर्न होकर आई है आगे के प्रोग्राम में कोई यूज नहीं करना। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे। तो ऐसा करने से क्या है कि आप आगे के प्रोग्राम को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि वो रिटर्न वैल्यू को इस्तेमाल कर सकता है यूजिंग एक्स वेरिएबल। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जिस लाइन पर शो फंक्शन कॉल हुआ है सिर्फ वहां पर ही रिटर्न वैल्यू का इस्तेमाल हो पाए। आगे के जितने भी स्टेटमेंट और चलेंगे उनको पता भी ना चले कि शो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आई भी थी कोई। तो ये बात कैसे बताएं? अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो फिर वो कंज्यूम कैसे करोगे? वैल्यू तो आई लेकिन वो वैल्यू तो इस लाइन पर भी यूज नहीं हो पाई, आई और चली गई हमारी, कहीं मेमोरी में तो होगी बट आउटपुट वाले को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर से आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब आप प्रिंट फंक्शन के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये उस फंक्शन को प्रिंट नहीं करता, ये उस फंक्शन को एक एक्सप्रेशन की तरह मानता है और पहले उसको एग्जीक्यूट करता है और वहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे चलेंगे और जो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कराई है वो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा। तो प्रिंट फंक्शन शो को प्रिंट नहीं करता, शो के रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करता है। तो इसके एग्जीक्यूशन से जो होना है वो होगा पहले, यानी कि पहले मैसेज प्रिंट होगा हाई, उसके बाद वैल्यू आई रिटर्न 10। अब वो जो 10 है वो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा आप कंसीडर करेंगे और फिर प्रिंट फंक्शन उस 10 को प्रिंट कर देगा। अब जो वैल्यू आई वो सिर्फ इस प्रिंट फंक्शन को ही यूज करने को मिली, किसी और को पता ही नहीं चलेगा आगे के स्टेटमेंट को कि शो फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। तो इस तरह से भी हम एक फंक्शन कॉल को एक एक्सप्रेशन की तरह किसी दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन आंसर बताएगा। जल्दीबाजी करोगे तो गलत आंसर दोगे और समय लोगे तो शायद सही आंसर दे दो। इस कोड का आउटपुट बताइए क्या आएगा, एग्जैक्ट आउटपुट जो दिखाई देगा यूजर को। 10 + 10 सर। हाई 10 सर हाई 10 10। पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बताया 10 10 2 टाइम्स। 10 10 2 टाइम्स। सर एक ही बार तो कॉल होगा। सर हाई हाई और 20। हाई देन 10 हाई, बस। 2 बार हाई, उसके बाद 10 या 20 20। मतलब 3-4 लोगों ने आउटपुट अटेम्प्ट करे हैं और तीनों चारों का अलग अलग है। सर हाई 10 सर शो फंक्शन एक ही बार तो कॉल करेगा, वो तो आपको देखना है सर। एक ही बार कॉल करेगा हाई सर और हाई 10 10 बस। बस हाई उसके हाई बाद 10 10 आएगा। यस हाई 10 सर। अच्छा ठीक है। यस सर, शो फंक्शन 2 बार कॉल कैसे कर बस लेगा? सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स सिंटैक्स एरर भी दे सकता है, हाँ मतलब ये भी बिल्कुल सही बात है, सिंटैक्स एरर भी तो हो सकता है। सर ये तो आपने लिखकर गुनाह कर दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो सिंटैक्स एरर चलिए, तो इसको समझते हैं है ना, समझने की कोशिश करते हैं ताकि सही आंसर तक हम पहुंच पाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट फंक्शन अगर कोई वैल्यू लिखोगे तो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखोगे तो उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करेगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2 + 3 तो इसका रिजल्ट प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, 2 3 प्रिंट करेगा या 5 प्रिंट करेगा? 5। अब यहाँ पर अगर मैं इस शो फंक्शन को एक एक्सप्रेशन मानूं फिर प्लस एक और शो फंक्शन जो कि यही है, तो क्या मैं 2 बार शो फंक्शन कॉल नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन इनवैलिड है तो फिर तो एरर आएगी,
अगर ये एक्सप्रेशन वैलिड है, कंप्यूट किया जा सकता है, तो जो रिजल्ट बनेगा वो प्रिंट करेगा। अब देखते हैं क्या ये एक्सप्रेशन इनवैलिड है, क्या ये कंप्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता है। शो फंक्शन जब पहली बार चलेगा, तो हाई प्रिंट होगा, लेकिन रिटर्न तो है नहीं होगा, 20 आएगा। रिटर्न होगा 10। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ तो मैसेज आउटपुट पर दिखाई दिया हाई, लेकिन 10 सिर्फ इस प्रिंट फंक्शन के अंदर इस वाले पार्ट में इंप्लीमेंट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट तो पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। उसके बाद फिर ये चला, इसकी वजह से फिर से हाई प्रिंट हो गया, 10 वापस आया। अब ये 10 ऑलरेडी आ चुका है, उससे पहले हाई प्रिंट हो चुका है, इसके चलने की वजह से फिर से हाई प्रिंट हो गया और 10 यहां पर आ गया। अब ये 10 प्लस ये 10 मिलकर हो गया 20। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है फिर उस 20 को प्रिंट कर दिया। तो इसका आउटपुट मुझे लग रहा है 2 बार हाई आएगा पहले, उसके बाद 20 आएगा। 10 ही आएगा। अरे 20 नहीं आएगा, इस वाले रिटर्न से जो 10 हुआ शो वो प्लस इस वाले शो से जो 10 आया वो, अब वो 10 प्लस ये 10 मिलकर 20 नहीं हो जाएगा सर? एक्सप्रेशन ऐड होगा सर इसमें। सोचो ना, ये दोनों भी प्लस एक्सप्रेशन है ना, ओके। ये प्लस है। अब इस प्लस को मैं यहाँ पर क्या बोलूं, 1 + 2 चलेगा, x + y चलेगा। तो क्या यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन नहीं हो सकते ऐसे करके? अब ये एक्सप्रेशन एक फंक्शन कॉल भी तो हो सकती है। ओके सर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा? स्ट्रिंग है कहाँ? स्ट्रिंग होती तो बिल्कुल कॉन्कैटिनेट करता। यहाँ से क्या स्ट्रिंग वापस आई? रिटर्न तो 10 ही हुआ ना है। अब इसी फंक्शन को चलो जो आप कह रहे हैं उसको देखते हैं। मैं यहां से ये हटाकर और यहां कर देता हूं, मान लीजिए रिटर्न है। अच्छा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सर यहाँ तो कॉन्कैटिनेट करेगा तो रिजल्ट क्या दिखाई देगा देखने वाले? हाय हाय आ जाएगा। ही हाय हाय। अब अगर मैं ऐसा कर दूं तो नहीं, तब नहीं कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग आएगा, यहाँ से स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग पर माइनस आप लगा नहीं सकते। एरर आएगा। सिंटैक्स सही है, लेकिन जिस टाइप पर आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ये लिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन गलत टाइप पर चल रहा है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड माइनस और स्ट्रिंग। ओके सर, ठीक है, चलो। अब एक ऐसा क्वेश्चन शायद जिसका आंसर आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लॉजिकली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना? सही आंसर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लॉजिकली आंसर देना है। और बहुत ही छोटा प्रोग्राम, 1 लाइन का प्रोग्राम है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपके लॉजिकल आंसर। सर नन प्रिंट करेगा। सर पहले हेलो प्रिंट होगा फिर नन। और बताओ, ये बता दो हेलो और नन जो आपने आंसर दिया है, इसमें हेलो और नन एक लाइन पर आएंगे, अलग अलग लाइन पर दिखाई देगा नन? सर अलग लाइन लाइन पे। न्यू लाइन। ठीक। और कोई आउटपुट इसके अलावा जो ये लोग बता रहे हैं? अच्छा इसका आउटपुट मत बताओ, मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताओ। तो पहले हेलो प्रिंट होगा फिर सर न्यू लाइन पहले तो अंदर वाला प्रिंट होगा, नन आ जाएगा। पहले उसके बाद hello जब print हेलो होगा, फिर खत्म none हो होगा। जाएगा तो फिर नन आ तो पहले जाएगा। हेलो आ जाएगा फिर नन आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि ये वाला जो प्रिंट है, सीधे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ये क्या प्रिंट करेगा? नन। नन। लॉजिकल आंसर, नन। लॉजिकल आंसर का मतलब हो गया कि लॉजिकल प्रिंट यहाँ पर खुल जाओ कि एक प्रिंट फंक्शन लिखा है, यहाँ बस याद रखो एक फंक्शन लिखा है कोई, पता नहीं वो आर्गुमेंट लेता है कि नहीं लेता है। अब बताओ प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? करेगा। फंक्शन जो रिटर्न करेगा सर वही प्रिंट करेगा। ये सही आंसर। नन नहीं बोलना है। आपको कैसे पता कि ये फंक्शन नन रिटर्न कर रहा है? हो सकता है इंटीजर रिटर्न कर रहा हो, है ना? जब मैं इसका नाम बोल दूंगा और आप उसको जानते होंगे तभी तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन ने रिटर्न किया है।
अब मैं आपसे करूंगा लॉजिकली मुझे इसका आंसर दो, तो इसका आंसर लॉजिकल ये होगा कि सर ये फन नाम का जो फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिंट फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब हमें नहीं पता ये क्या रिटर्न करता है, अगर आप बता दो कि ये क्या रिटर्न करता है तो हम आपको एग्जैक्ट आंसर बता देंगे कि प्रिंट ने क्या रिटर्न करना है, क्या प्रिंट करना है। अब अगर मैं यहां लिख दूं प्रिंट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रिंट फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वही वैल्यू प्रिंट फंक्शन ये वाला प्रिंट कर देगा। और प्रिंट फंक्शन पाइथन में नन वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन उससे जो हम काम करने को कहेंगे वो तो करेगा ही। तो पहले क्या करेगा, ये वाला प्रिंट फंक्शन अपनी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए इसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा और इंतजार करेगा कि ये कुछ वैल्यू ला कर दे, और जो वैल्यू यहां से आएगी वो यहां से प्रिंट हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये चलेगा तो इसके चलने की वजह से पहले आउटपुट में हेलो दिखाई देगा, और ये फंक्शन नन वापस करेगा, और वो नन ये वाला प्रिंट हमारा प्रिंट कर देगा। फिर ये वाला प्रिंट नन वापस करेगा, लेकिन वो किसी ने कहीं रिसीव ही नहीं करा, तो वो आया और लॉस हो गया। तो इसका आउटपुट आएगा हेलो, देन न्यू लाइन पर नन। न्यू लाइन पर क्यों आएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन अंदर वाला जब चलेगा बाय डिफॉल्ट एंड किससे होगा, न्यू लाइन से एंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इस प्रिंट की दुनिया से, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये सेट ना हो जाए कि इस तरह से प्रिंट में ही पॉसिबल है। किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर से एज आर्गुमेंट कॉल किया जा सकता है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो ये कि किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट से कॉल किया जा सकता है। फिर सुनो, किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट से कॉल किया जा सकता है। अब इस पर कोड देते हैं। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने ऐड किया x, y, रिटर्न किया x प्लस प्रिंट किया ऐड 1, 10। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, समय ले लो, आखिरी प्रोग्राम करेंगे इस क्लास का ये। बताओ क्या आउटपुट आएगा। Sir, 23. और बताओ भाई। थर्टीन 13 आएगा सर। 13। तो सबसे पहले ये प्रिंट फंक्शन अपनी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन जब अपनी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेगा तो इसको ये एक्सप्रेशन, इस पूरे को भी एक्सप्रेशन मान रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। अब आपको देखना है कि क्या ये इवेल्युएट हो पाएगा पाइथन के रूल्स के अकॉर्डिंग या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो जो रिजल्ट है वो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब जब इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमने देखा कि वास्तव में ये अपने अंदर से ऐड फंक्शन कॉल कर रहा है। अब ऐड फंक्शन में दो हमने चीजें पास करनी है, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू। फिर हमने देखा ये इतना वाला हिस्सा ये अपने आप में एक एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक और नेस्टेड एक्सप्रेशन है, और ये वाला जो हिस्सा है ये सीधा वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 10 तो चला गया वाई के अंदर, लेकिन इस एक्स की वैल्यू जो इस वाले ऐड फंक्शन कॉल के लिए कंप्यूट होनी है उसके लिए हमें ऐड फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा, और इस ऐड फंक्शन के लिए 1 हो गया x और 2 हो गया y। तो यहां से रिटर्न आ गया 3, यानी कि इस पूरे का जो रिजल्ट आया वो आया 3, और इस वाले ऐड के लिए अब ये जो 3 है ये इस x की वैल्यू बन गया, ठीक है, कॉमा ये हो गया 10, ये आ गया y में। तो ये 3 + 10 13। अब इस फंक्शन का जो रिजल्ट बना वो बना 13। अब प्रिंट फंक्शन ने उसको प्रिंट कर दिया।
ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को पाइथन में समझ सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया है तो उस फंक्शन में उसके आगे के स्टेटमेंट हमारे नहीं चलेंगे, और जो रिटर्न हो गया है, जहां से कॉल किया गया है फंक्शन, उसको हमारा रिटर्न की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब इसी पर एक और प्रोग्राम करते हैं जो यहां से नेस्टेड ना कर कर किसी और जगह से मैं नेस्टेड करूंगा। ये मैंने यहां पर लिखा डेफ नया क्या है सर इसमें? नया है रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आपने ये क्या लिख दिया, ये नया है। तो अगर जब आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के आगे अभी तक आपको बोला गया आप एक वैल्यू लिख दो, आप एक वेरिएबल लगा दो, लिस्ट लगा दो, टपल लगा दो, सेट लगा दो, ये तो आपने कुछ और ही लिख दिया, ये तो बताया ही नहीं था। तो एक एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो ना, तो एक्सप्रेशन तो ये है, एक्सप्रेशन एक फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन होता है। सर ये गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो बाद में लिखा गया है ऐड से? तो सर ये एरर दे देगा। फंक्शन इनिशियलाइज तो कॉल पहले हो रहा है। क्या जिस समय, जैसे आपने कहा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है ये हमारा ऐड के बाद में लिखा गया है, इसको हम जब कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, तो क्या उस समय ऐड अपने अंदर से जिन जिन फंक्शन का यूज कर रहा है, क्या उस टाइम पर वो मेमोरी में आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं? नहीं आया सर, मल्टीप्लिकेशन नहीं आया है क्योंकि ये बाद में इनिशियलाइज हुआ है। जब हमने ऐड फंक्शन कॉल किया, हाँ सर, मल्टीपल फंक्शन को बाद में तो अब ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, ऐड फंक्शन हाँ एग्जीक्यूट, मैंने रिटर्न ही बाद में किया। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न हुआ मल्टीप्लाई फंक्शन, तो मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि ऐड अपने अंदर से मल्टीप्लाई कॉल कर सकता है या नहीं? तो आप कह रहे हैं कर तो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या मल्टीप्लाई फंक्शन हमारा ऐड फंक्शन से पहले आ चुका है मेमोरी में, नहीं आया, और आपको लग रहा है कि नहीं आया है क्योंकि कॉल पहले हो गया है और लिखा हमने बाद में। लेकिन ध्यान से देखो कि क्या इस फंक्शन, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इस फंक्शन के मेमोरी में लोड होने से पहले क्या ये स्टेटमेंट चला? ये स्टेटमेंट कब चलेगा? ये स्टेटमेंट कब चलेगा? जब उसको कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन कॉल करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि क्या इस डेफिनेशन के मेमोरी में आने से पहले ऐड फंक्शन कॉल हुआ? नहीं। जिस समय ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या उस समय ऐड अपने अंदर से जिन जिन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है या करेगा, क्या वो मेमोरी ले चुके हैं? नहीं। हाँ तब ले चुके हैं सर, ले तो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए। तो आप आंसर दीजिए कि आएगा। चलेगा। अगर ये चलेगा तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा? मतलब यहाँ पर यह है कि रिटर्न क्या करेगा, इस फंक्शन कॉल से जो रिजल्ट रिटर्न होगा वही रिटर्न क्या हो जाएगा, ऐड फंक्शन से रिटर्न होगा। तो बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या रिटर्न होगा मल्टीप्लाई फंक्शन का? 6 आएगा सर। यहाँ से रिटर्न होगा 6, और जो ऐड फंक्शन है वो सीधा 6 रिटर्न कर देगा, किसके लिए? जिसने ऐड को कॉल किया। ठीक है, आप जो कह रहे थे वो गलत हो जाता कब? अगर मैं यहां से इसको हटाकर
अब आप जो कह रहे थे सब लोग, वो पॉइंट अब आपका ट्रू होगा कि जिस समय मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, अब ऐड अपने अंदर से जिन जिन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो सब मेमोरी में आ गए? हमने कहा नहीं, अभी तो वो आई नहीं है, वो तो बाद में लिखा मिलेगा। अब देखते हैं, कह रहा है मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल। चलो, तो ये हमारी कहानी हो जाती है रिटर्न स्टेटमेंट की, कैसे हम पाइथन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन के चैप्टर को मैं दो हिस्सों में तोड़कर आपको पढ़ाऊंगा। पहला हिस्सा मैंने कंप्लीट कर दिया। पहले हिस्से में मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन क्या होता है, उसकी कॉलिंग कैसे होती है, पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, और ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट। ये पढ़ाया मैंने पहले पार्ट में, फंक्शन पार्ट 1 में। अब फंक्शन का दूसरा पार्ट जो है वो क्या कंटेन करेगा, जो पार्ट 2 फंक्शन में होगा, वो होगा सबसे पहले नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर नॉन लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा क्लोजर क्या होता है, फिर आता है टॉपिक डेकोरेटर, डेकोरेटर क्या होता है, उसके बाद आता है जनरेटर, जनरेटर क्या होते हैं, फिर आता है आपका हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन जैसे मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फिर आपका आता है लैम्डा फंक्शन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा फंक्शन, ये हो गया बेसिक पार्ट। इससे क्या है, इससे अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का एडवांस लेवल का पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एडवांस वाले पार्ट को अभी ना पढ़ाकर पहले मैं आपको और टॉपिक पढ़ा देता हूं, है ना, जैसे मॉड्यूल, पैकेज, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और जब आपको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा, उससे जस्ट पहले मैं आपको जो रिमेनिंग हमारा फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम इनको ना पढ़कर पहले मैं आपको मॉड्यूल, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये वाली चीजें पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका यूसेज आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखाई देगा, बट इनकी वजह से कभी कभी हमारे जो टॉपिक हमें डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इनको मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जस्ट पहले पढ़ाऊंगा। तो अभी हमारा फंक्शन का चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है। हम फंक्शन के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट पूरा हो गया, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले पढ़े। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉड्यूल।